हेलो बच्चों, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो तुम लोगों के सामने लेकर आ गया हूं, जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लास 9 से क्लास 12 और जेईई मेंस, नीट और एडवांस में बहुत सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चंस रहता है। ओके, तुम कॉम्पिटिटिव पकड़ लो, बोर्ड एग्जाम या स्कूल के एग्जाम, कहीं पर भी एमसीक्यू ले लो या ब्रॉड क्वेश्चन में, सब सारे जगह पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चंस, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, ब्रॉड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, ऐसा सब कुछ होता है। ओके, तो बच्चों को बहुत सारा जगह पर कंफ्यूजन होता है कि ग्राफ को कैसे याद रखे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज दिमाग में रहना चाहिए। आज मैं ऐसा एक रामबाण इलाज मैं तुम लोगों को दे दूंगा जिससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कोई भी दिक्कत आगे जाके तुम लोगों को नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, तो आखिर तक बने रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला ग्राफ आज हम लोग करेंगे, दैट इज द फर्स्ट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये अपना पहला ग्राफ है। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यहां पर इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका जो ग्राफ होता है, अगर यह है y एक्सिस, यह है x एक्सिस, तो दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके बच्चों, यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि x तो बढ़ रहा है, लेकिन जो y का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। एम आई क्लियर? अब इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। देखो, किसी भी जगह पर अगर कोई भी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो वहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर तुम लोगों को एक डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज स्टैटिक। ओके, फॉर अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, फॉर अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट, तो उसका जो ग्राफ होगा वो होगा ऐसे। ओके, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके बच्चों, अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट है, उसका वीटी ग्राफ निकालने के लिए बोला गया है, तो हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन मतलब v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, सोचो कांस्टेंट फोर्स दिया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग ऐसे सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज f, दिस इज t, और ये है अपना फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो दिस इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दिस इज कांस्टेंट फोर्स, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो जहां पर भी दो वेरिएबल है और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक वेरिएबल कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ग्राफ यूज कर सकते हैं। तो देखो, जब भी हम लोगों को अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका जो जनरल इक्वेशन है वो अगर हम लोगों को याद है, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे टाइप कुछ भी हो उसके साथ अगर हम लोग मैच करा सके, जैसे यहां पर s इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर फोर्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ऐसा कहीं पर भी अगर हम लोगों को पूछा जाए, तो अगर हमें ये जनरल इक्वेशन याद है, तो ऑब्वियसली इजीली वहां से हम लोग, मतलब इस ग्राफ का, इस जनरल ग्राफ का जो शेप होगा वही शेप हम लोग यहां पर सिंपली ड्रॉ कर देंगे। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। अपना जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। तो इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, यहां पर m क्या है? स्लोप। ओके, स्लोप के बारे में भी मैं बता दूंगा यहां पर ही।
इसका जो इक्वेशन होता है, इसका जो ग्राफ होता है, दैट इज ये अगर y एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, तो दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। तो ये जो ग्राफ होगा वो ऐसा टाइप ग्राफ होगा। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? अब देखो यहां पर मैं इजीली एक चीज मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूं कि अगर यहां पर मैं दो पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ओके, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो देखो बच्चों ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल x विच इज x2 माइनस x1, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल y विच इज y2 माइनस y1। एम आई क्लियर? अब इसका जो स्लोप है दैट इज m इज इक्वल टू डेल y बाई डेल x, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब देखो डेल y बाई डेल x ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, तो इसको हम लोग tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए m इज इक्वल टू मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेल y ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और डेल y इज परपेंडिकुलर एंड डेल x इज बेस, इजंट इट? तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया tan थीटा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आया बच्चों? अब देखो इसका जो एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में वो कुछ दिखा देता हूं मैं। जो एप्लीकेशन होता है, सोचो अगर एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है, ओके, तो उसके लिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, ओके, तो वो कैसा होगा? अब देखो s और t, अब देखो हम लोगों को यह चीज समझना पड़ेगा s और t एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, इजंट इट? तो हमें पता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो s विल बी इक्वल टू v इंटू टी, जहां पर v क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो ये s इज इक्वल टू वी टी, ये वाला इक्वेशन एकदम y इज इक्वल टू एम एक्स इस इक्वेशन के साथ सिमिलर नहीं दिख रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया गया है, x एक्सिस में टाइम प्लॉट किया गया है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी, और y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ का जो शेप होता है वही शेप हम लोग यहां पर भी ड्रॉ कर देंगे, मतलब ऐसे। अब देखो बच्चों तुम्हारे दिमाग में यह क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने ये जो पोर्शन है ये मैंने क्यों ड्रॉ नहीं किया? अब देखो एक्स एक्सिस है टाइम वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट किया जा रहा है। अब देखो मैं अगर इस तरफ भी ड्रॉ करूं तो ये है माइनस टाइम, और माइनस टाइम क्या पॉसिबल है? अगर माइनस टाइम पॉसिबल नहीं है तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें क्लियर बच्चों? सिर्फ यही नहीं, और भी एक एग्जांपल दिखा देता हूं। सोचो कोई भी एक ऑब्जेक्ट वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके बच्चों, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। अब देखो अगर u 0 है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होगा? देखो हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u अगर 0 है तो v इज इक्वल टू ए इंटू टी। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्मूला के साथ एकदम सिमिलर दिख रहा है, तो इसीलिए y इज इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ का जो शेप है वही शेप मैं यहां पर भी बिठा दूंगा। तो मैं यहां पर बिठा देता हूं, तो ये है उसका ग्राफ, और यहां पर भी ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा क्योंकि टाइम एक्सिस है और नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, और यहां पर भी जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है दैट इज एक्सीलरेशन। एम आई क्लियर? तो ये भी हम लोग यहां से बोल सकते हैं। तो देखो अगर जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन का जनरल जो इक्वेशन है वो अगर तुम लोगों को याद है तो इजीली उसको तुम फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन में अप्लाई करके वो ग्राफ तुम निकाल सकते हो। एम आई क्लियर बच्चों? सिर्फ जनरल इक्वेशन तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, और उस जनरल इक्वेशन के साथ मतलब उस जनरल इक्वेशन के लिए जो ग्राफ का जो शेप होता है वो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो बच्चों आ गए हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ में। नेक्स्ट ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पहले सेकंड में, मतलब इसके जस्ट पहले हमने क्या किया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन वहां पर यह था पॉजिटिव स्लोप और यहां पर यह है नेगेटिव स्लोप। ओके, तो अगर नेगेटिव स्लोप है तो देखो क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। ओके, मतलब पहले पॉजिटिव के केस में y प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स हुआ था, इसीलिए y इज इक्वल टू mx हुआ था। यहां पर y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हुआ, मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्स। ओके, और इसका जो जनरल इक्वेशन है दैट इज y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, और जो ग्राफ होगा ये हो जाएगा वो ग्राफ। अब देखो जो पहला जो ग्राफ था, मतलब y इज इक्वल टू mx वाला जो ग्राफ था, वो ग्राफ दिखने में ऐसा था, y x, तो वो ग्राफ ऐसा दिख रहा था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो वहां पर जो स्लोप था, मतलब tan थीटा, मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स, तो जो थीटा था दैट थीटा वाज 90 डिग्री या एक्यूट एंगल, इजंट इट? और यहां पर जो थीटा है, देखो ये थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री या ऑब्ट्यूज एंगल, इजंट इट? ये डिफरेंस है सिर्फ। और tan थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जब स्लोप नेगेटिव है उसका जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस mx और उसका ग्राफ। एम आई क्लियर? अब इसका जो एप्लीकेशन होगा उसमें आ जाते हैं। फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं, अगर एक स्प्रिंग लिया जाए और उसके साथ एक वेट को अटैच कर दिया जाए, तो देखो तो अगर इस वेट को यहां पर अटैच कर दिया जाए तो ड्यू टू द वेट ये नीचे की तरफ जाएगा, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ओके, स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, उस रिस्टोरिंग फोर्स के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा। मतलब ये ऐसा होगा, वेट विल एक्ट डाउनवर्ड एंड रिस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट अपवर्ड। ओके, और यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है। ओके, एक्स क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, मतलब जब ये स्प्रिंग विदाउट वेट था उस टाइम पे ऑब्वियसली ये और भी छोटा था, इजंट इट? अब जब यहां पर वेट बैठाया गया तो ऑब्वियसली ये जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो जाएगा। अगर एक्सटेंशन इतना हुआ तो जो एक्सटेंशन है उसको हम लोग एक्स पकड़ रहे हैं। तो देखो एक्सटेंशन जितना ज्यादा होगा, फोर्स भी, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स उसका जस्ट ऑपोजिट की तरफ होगा। एम आई क्लियर? मतलब एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, फिजिक्स में ना कभी भी अगर नेगेटिव साइन तुम लोगों को मिले तो एक चीज दिमाग में रखना, अगर दो तरफ दो वेक्टर है तो उन दोनों का डायरेक्शन ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा। जैसे यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दीज टू आर वेक्टर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है अगर नेगेटिव साइन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होगा फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट में होगा। तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। ओके, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, सोचो अलोंग y एक्सिस F है, अलोंग x एक्सिस x है। ओके, x मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जो ग्राफ होगा वो दिखने में ऐसा होगा। एम आई क्लियर बच्चों? तो अगर हम लोगों को y इज इक्वल टू माइनस mx पता है और उसके लिए जो ग्राफ है उसका शेप हम लोगों को याद है, तो जब भी हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हम लोगों को दिमाग में आ जाएगा कि y इज इक्वल टू माइनस mx होता है, इजंट इट? और जब भी y इज इक्वल टू माइनस mx है, y इज इक्वल टू माइनस mx, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सिमिलर दिख रहा है इक्वेशंस। तो इसीलिए इसका जो जनरल इक्वेशन का जो ग्राफ होगा इसका भी ग्राफ एकदम वैसे ही दिखेगा। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। तो बच्चों अपना जो फोर्थ ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, इसका जो इक्वेशन होता है
दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो m दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव स्लोप, दूसरा नेगेटिव स्लोप। तो अगर स्लोप मतलब m पॉजिटिव है तो उसके लिए जो ग्राफ होता है वो मैं दिखा देता हूं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ओके, तो ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है जो y इंटरसेक्ट है दैट इज c, और देखो यहां पर जो एंगल है दैट इज थीटा विच इज लेसर देन 90 डिग्री या एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं। एम आई क्लियर? और जब m नेगेटिव होता है उसके लिए क्या होता है वो भी मैं दिखा देता हूं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ओके, तो यहां पर देखो ये हो गया c, यहां पर जो m है दैट इज थीटा विच इज लेसर देन विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एम आई क्लियर बच्चों? तो इसीलिए यहां पर स्लोप होता है पॉजिटिव, यहां पर स्लोप होता है नेगेटिव। मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसके लिए हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। एम आई क्लियर? अब इन दोनों का ही जो एप्लीकेशन है वो मैं दिखा देता हूं। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी है v, t टाइम के लिए मूव किया उसने। ओके, तो उसका अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके बच्चों, अब देखो सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम के बीच जो रिलेशन है वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है? अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है, मतलब वो जीरो नहीं है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हो जाता है, इजंट इट? अब देखो यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है ये ग्राफ भी एकदम वैसा ही होगा। तो देखो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो ये है अपना वो ग्राफ। और देखो जो c है वो क्या है? y इंटरसेक्ट, तो इसीलिए यहां पर भी ये होगा u विच इज द इनिशियल वेलोसिटी, जो यहां पर होगा y इंटरसेक्ट। यहां पर m इज द स्लोप, तो यहां पर m इज एक्सेलरेशन। और हमें ये ऑलरेडी पता है, लास्ट में मतलब ऑलरेडी इसके पहले मैंने बोल दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के साथ इक्वल होता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन बता देता हूं, ये है पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वहां पर ये वाला कैसे यूज होता है देखो। सोचो वही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, सेम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, और एक्सीलरेशन है नेगेटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू यू माइनस एटी, इजंट इट? v इज इक्वल टू यू माइनस एटी। अब देखो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी की तरह नहीं दिख रहा है। दिस इज प्लस सी एंड दिस इज माइनस एम एक्स। तो देखो माइनस एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है यहां पर भी वैसा ही ग्राफ लिख देंगे, अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। एम आई क्लियर? देखो ये जो दो एग्जाम्पल है इसे छोड़ के भी बाकी एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, वो फिजिक्स में हम लोग जब बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं बोलता ही रहूंगा, लेकिन ये मैं एक दो एग्जाम्पल्स में तुम लोगों को बता रहा हूं। तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। तो देखो बच्चों अपना जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है और इस टाइम पे जो x एंड y का रिलेशन होता है वो क्या होता है? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई x, या x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एम आई क्लियर बच्चों? तो देखो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है देख लो। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ओके, तो ये हो गया अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। ओके बच्चों, अब देखो इसका जो एप्लीकेशन होता है, एक दो एप्लीकेशन में तुम लोगों को दिखा देता हूं। देखो अगर बॉयल्स लॉ में, इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ,
अगर तुम लोगों को बोला जाए कि P वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब देखो P और V के बीच रिलेशन क्या है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा इन केस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि PV जो ग्राफ होगा वो एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखेगा, मतलब वो ऐसा होगा। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? और ऐसे और भी एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। अगर सोचो मोमेंटम P इज इक्वल टू M इंटू V, यहां पर अगर P कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, और यहां पर अगर मैं V वर्सेस M ग्राफ ड्रॉ करूं, ओके, तो ये कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। तो देखो कितना आसान है अगर तुम लोग ये जनरल इक्वेशन और उसके लिए जो ग्राफ है वो अगर याद रखो, तो जैसा रिलेशन है उसके लिए जैसा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को काम पे लगाओ, और वो जिस जनरल इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है उसको वैसे ही शेप देके तुम ड्रॉ कर दो, तो वही हो जाएगा उसके लिए जो प्रॉपर ग्राफ है वो। हमें क्लियर? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज वर्टिकल पैराबोला। ओके, तो वर्टिकल पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहां पर अगर y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर है तो इस ग्राफ का जो शेप होगा वो शेप मैं ड्रॉ कर देता हूं, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द शेप ऑफ वर्टिकल पैराबोला, मतलब ऐसे बाउल की तरह होता है। ओके, अब देखो इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं दिखा देता हूं। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में चल रहा है, मतलब a इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0, तो उस टाइम पे अगर उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ओके बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम s और t के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u तो 0 है तो दैट इज हाफ a टी स्क्वायर। अब देखो ये जो हाफ है या a बाई 2 है, a इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, तो a बाई 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, इजंट इट? तो ये y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा इक्वेशन के साथ एकदम सिमिलर नहीं हो रहा है यहां पर जो वर्टिकल पैराबोला का इक्वेशन है। तो इसीलिए जो वर्टिकल पैराबोला का इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ मैं प्रॉपर्ली यहां पर ड्रॉ कर दूंगा, इजंट इट? तो ये हो गया अपना s वर्सेस t ग्राफ जब एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। एम आई क्लियर? अब तुम लोगों के दिमाग में यही सवाल आ सकता है कि इस तरफ मैंने क्यों ड्रॉ नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये है नेगेटिव टाइम एक्सिस एंड नेगेटिव टाइम एक्सिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये पोर्शन भी पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ हम लोग ये पोर्शन ड्रॉ करेंगे। एम आई क्लियर बच्चों? लेकिन अगर देखो u अगर 0 नहीं है, a कांस्टेंट है, लेकिन u इज नॉन जीरो, अगर उस टाइम पे हम लोगों को s वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे? देखो यहां पर यह s यह t, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो पहले y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर में सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं था, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ग्राफ का जो शेप होगा वो एकदम प्रॉपर होगा जैसे यहां पर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया एकदम वैसे ही होगा, सिर्फ ये यहां से होगा, मतलब ये जो पोर्शन होगा दैट विल बी u। हमें क्लियर बच्चों? तो अगर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी आए और उस टाइम पे भी अगर s वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो हम लोग इजीली ऐसे वर्टिकल पैराबोला की तरह ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ ओरिजिन से वो पैराबोला स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर होगा और जो पोर्शन होगा दैट विल बी u इंटू टी। ये मैंने u लिख दिया, यहां पर u नहीं लिखेंगे, u इंटू टी लिखेंगे। एम आई क्लियर? मतलब ut दिस पोर्शन जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देंगे। एम आई क्लियर? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। तो बच्चों अभी हम लोग जो ग्राफ करेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला, और हॉरिजॉन्टल पैराबोला का जो इक्वेशन होता है देखो y इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एक्स या y इज इक्वल टू k इंटू रूट ओवर एक्स, k मतलब कांस्टेंट,
और यहां पर y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर x ऐसे भी पकड़ सकते हैं, या y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x ऐसे भी पकड़ सकते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। तो ये दोनों अपना जनरल इक्वेशन है, आइदर y इज k रूट ओवर x और y स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू x। एम आई क्लियर? और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, देखो ये y एक्सिस माइनस y एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस प्लस x एक्सिस। ओके, तो ये है अपना हॉरिजॉन्टल पैराबोला, मतलब वर्टिकल पैराबोला ऐसा था, हॉरिजॉन्टल पैराबोला ऐसा रहेगा। एम आई क्लियर बच्चों? अब इसका जो एप्लीकेशन होता है वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके, एक अगर ऐसे सिंपल पेंडुलम है जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी, जहां पर l इज इफेक्टिव लेंथ, g इज द एक्सीलरेशन एंड t इज द टाइम पीरियड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर l, इजंट इट? तो अगर हम लोगों को एक पेंडुलम का टाइम पीरियड वर्सेस l ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो देखो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर l, यहां पर y इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर x ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसा भी लिखा जा सकता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, इजंट इट? तो इसीलिए जो ये वाला ग्राफ होगा ये भी दिखने में एकदम ऐसा ही होगा। तो देखो हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ओके बच्चों। और यहां पर ये वाला पोर्शन क्यों नहीं ड्रॉ किया हम लोगों ने, क्योंकि देखो ये है टाइम पीरियड, ये है नेगेटिव टाइम पीरियड। अब नेगेटिव टाइम पीरियड थोड़ी पॉसिबल है, तो ये वाला पोर्शन भी हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। एम आई क्लियर? समझ में आया? तो देखो बच्चों, ग्राफ 7 तक तुम लोगों ने जो देखा है क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए वो एनफ है, ओके बच्चों। अगर ग्राफ 7 तक तुम लोग याद रखोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत है, ओके। और ये सारा जनरल इक्वेशन और उसके लिए जो ग्राफ का शेप होता है वो अगर तुम लोग याद रख दोगे तो तुम लोगों को कोई भी ग्राफ तुम लोगों को दिया जाए, कोई भी ग्राफ का शेप पूछा जाए या ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तो उसका जो दो वेरिएबल है अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस, उन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन अगर तुम लोग निकाल लेते हो या तुम लोगों को अगर वो फॉर्मूला याद है, तो वो फॉर्मूला इन 7 में से किस जनरल इक्वेशन के साथ प्रॉपर्ली मैच करता है, वो अगर तुम लोग देख लो एक बार, मतलब वो अगर तुम मैच करो, वो अगर तुम लोग मैच करा दो, तो ऑब्वियसली उस जनरल इक्वेशन के लिए जो ग्राफ का शेप होगा यहां पर भी वही शेप होगा, इजंट इट? तो यहां तक तुम लोग अगर देखोगे, मतलब जहां तक तुम लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है वहां तक तुम लोगों ने अगर देख लिया है और प्रॉपर्ली नोट्स बना लिया है, तो क्लास 9-10 के बच्चों के लिए ये इनफ है। लेकिन इसके बाद जो आएगा दैट विल बी स्पेशली फॉर 11-12 जेई मेंस एंड एडवांस और नीट के लिए, ओके बच्चों। तो आगे स्टार्ट करते हैं, और 9-10 के बच्चों के लिए अभी के लिए ये स्टॉप तुम लोग कर सकते हो। आगे अगर देखना है तुम लोगों को, अगर और भी ज्ञान बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली तुम लोग देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां तक भी अगर देख लोगे तब भी बहुत है, ओके बच्चों। लेकिन क्लास 11-12 के बच्चों के लिए अभी जो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हम लोग करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर kx, ओके। और यहां पर जो ग्राफ होता है y वर्सेस x ग्राफ, वो ऐसे दिखने में ऐसा होता है, ओके। और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो सिर्फ मैं लिख देता हूं। जो एप्लीकेशन होता है दैट इज इन केस ऑफ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, वहां पर जो फॉर्मूलाज होता है, उस वहां पर जो ग्राफ होता है वहां पर हम लोग ये वाला जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जो ग्राफ है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, मतलब ऐसा टाइप का ग्राफ वहां पर आता है। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे नेक्स्ट ग्राफ में। तो बच्चों अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज एक्सपोनेंशियल डीके। एक्सपोनेंशियल डीके का जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस kx, और इसका जो ग्राफ होता है वो दिखने में ऐसा होता है, ओके। ये एक्सपोनेंशियल डीके जो ग्राफ है वो ग्राफ ये है, ओके। और यहां पर ये पोर्शन है, ये जहां से ये स्टार्ट हो रहा है दैट इज ए, ओके। अब इसका जो फिजिक्स में एप्लीकेशन है वो होता है डीके कर्व फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके। इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका जो रेडियो एक्टिविटी का रेट होता है
वो जितना टाइम जाता है वो कम होने लगता है। ओके, वो हम लोग रेडियो एक्टिविटी में और भी अच्छे से जानेंगे। ओके, तो देखो उसका जो इक्वेशन होता है दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। व्हाट इज n? टी टाइम में जो भी अनडिकेड एलिमेंट है वो है n। n नॉट जब ये रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था, जो न्यूक्लियर रिएक्शन जब वो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे टाइम जीरो में जो अनडिकेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट था उस टाइम पे दैट इज n नॉट। ओके, तो देखो n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी एंड y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स। ये दिखने में एकदम सेम है, तो इसीलिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ भी वैसे ही दिखने में होगा, तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ किया है। हमें क्लियर समझ में आया? तो ये ग्राफ और ये वाला इक्वेशन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। तो बच्चों अभी हम लोग जो जानेंगे दैट इज एक्सपोनेंशियल अप्रोच। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो देख लेते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स। ओके, और यहां पर देखो ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स, ये जो एक्सपोनेंशियल अप्रोच का जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है। ओके बच्चों, अब इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है वो तो देखना पड़ेगा। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है, ओके, तो उसका जो चार्ज है टी टाइम में जो चार्ज है तो दैट इज q इज इक्वल टू q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहां पर जो ग्राफ होता है, देखो ये जो इक्वेशन है ये एकदम एक्सपोनेंशियल अप्रोच का जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ प्रॉपर्ली मैच कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है यहां पर भी हम लोगों ने वैसा ही ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज q नॉट, जैसे यहां पर ये है a, ये जहां पर ये टच कर रहा है मतलब अबाउट टू टच है वो है a, और यहां पर वही है q नॉट। एम आई क्लियर बच्चों? और यही चीज जो एक्सपोनेंशियल अप्रोच के पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल डीके, तो वो होता है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो देखो बच्चों यहां पर ये हो गया अपना चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का ग्राफ। और जब कोई भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे उसका जो इक्वेशन होता है Q एंड T का जो रिलेशन होता है दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ओके, तो यहां पर Q वर्सेस T का जो ग्राफ है ये एकदम एक्सपोनेंशियल डीके का जो ग्राफ है उसका जो जनरल इक्वेशन के साथ ये एकदम प्रॉपर्ली मैच कर रहा है, तो इसीलिए उसका जो ग्राफ है वो भी इसके साथ एकदम प्रॉपर्ली मैच करेगा, मतलब वही ग्राफ हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देंगे और ये है अपना Q नॉट। एम आई क्लियर बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। तो बच्चों अभी हम लोग जो देखेंगे दैट इज साइन कर्व। ओके, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू a साइन थीटा, और y वर्सेस थीटा ग्राफ जो होता है वो दिखने में ऐसा होता है। तो देखो जब थीटा 0 है तो y का वैल्यू 0, जब थीटा पाई बाई 2 है तो y का वैल्यू इज मैक्सिमम a, देखो, और जब थीटा का वैल्यू पाई है तो y अगेन 0, तो देखो ये वाला पोर्शन, और जब थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 2 है, ओके, उस टाइम पे y का वैल्यू है माइनस a, यहां पर दिखाया गया है, और जब थीटा का वैल्यू 2 पाई है उस टाइम पे y अगेन 0 हो गया है। एम आई क्लियर? अब इसका जो एप्लीकेशन होता है फिजिक्स में, कोई भी एक पार्टिकल जब एसआईजेम करता है उसका जो y वर्सेस t ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, y क्यूब वो x भी हो सकता है। ओके, तो जो y वर्सेस t ग्राफ होता है वो ग्राफ का जो इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। क्लास 11 के जो बच्चे हैं वो लोग तो इसी क्लास में वो पढ़ेंगे, क्लास 12 के जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हो वो तो तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 के एंड जो चैप्टर है वहां पर तुम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t इज द इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन SHM। ओके, y इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। ओके, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, a इज द एम्पलीट्यूड। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो प्रॉपर्ली दिखने में ऐसा होता है, y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो इसीलिए जो ग्राफ है वो भी एकदम प्रॉपर्ली साइन कर्व होता है। एम आई क्लियर बच्चों? सिर्फ यही नहीं, और भी सारा एग्जांपल्स होता है जो तुम लोग कमेंट में भी लिख सकते हो। ओके, तो जो भी मैंने एग्जांपल तुम लोगों को दिखाया, जो भी दिखा रहा हूं और आगे जाके और भी एक दिखाने वाला हो और एक लास्ट मैं दिखाने वाला हूं तुम लोगों को, तो वो सभी उसके साथ जो एग्जाम्पल मैंने शो किया है वो छोड़ के और भी अगर कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में है वो तुम कमेंट पे लिख के बता सकते हो। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ में। तो देखो बच्चों ये अपना लास्ट एग्जाम्पल है। ओके, मतलब ये अपना लास्ट ग्राफ मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं। ओके, तो देखो ये है कोसाइन कर्व, ये है कोसाइन कर्व। कोसाइन कर्व का जो इक्वेशन होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू a cos थीटा। ओके, तो यहां पर अगर हम लोगों ने y वर्सेस थीटा
एक्सिस ले लिया है तो ग्राफ होगा ऐसे, मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू इज मैक्सिमम, मतलब cos 0 डिग्री इज 1, तो y इज इक्वल टू a। जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 है तो y का वैल्यू है 0 यहां पर, और जब थीटा का वैल्यू पाई है तो y का वैल्यू है माइनस है। वैसे ही थीटा का वैल्यू अगर 3 पाई बाई 2 होगा तो y विल बी 0, एंड थीटा का वैल्यू जब 2 पाई हो जाएगा तो y विल बी अगेन इक्वल टू a। एम आई क्लियर? तो यही चीज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यूज करते हैं। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ओके, तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है, अगर जो y एक्सिस का प्रोजेक्शन है वो अगर sin थीटा है तो x एक्सिस का प्रोजेक्शन cos थीटा हो सकता है, ओके। तो वहां पर जो ग्राफ होता है वो ऐसा ग्राफ होता है, मतलब y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। एम आई क्लियर? मतलब वहां पर जो y वर्सेस t ग्राफ होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है। एम आई क्लियर बच्चों? जो 12 एग्जाम्पल, मतलब जो 12 ग्राफ का जनरल इक्वेशन और उसके साथ साथ जो ग्राफ का शेप है वो मैंने तुम लोगों को दिखाया है, ये छोड़ के और कुछ क्लास 9 से 12 और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है वहां पर ये छोड़ के और कुछ नहीं आता, ओके। तो अगर तुम लोग ये सारा जनरल इक्वेशन और उसका जो अकॉर्डिंगली जो ग्राफ है उसका शेप अगर तुम याद रख दो, तो कोई भी एक इक्वेशन अगर तुम लोगों को दिया जाए, कोई भी एक फॉर्मूला अगर तुम लोगों को दिया जाए, तो उसके लिए जो ग्राफ होगा वो तुम आसानी से निकाल सकते हो, ओके। तो ऐसे अगर तुम अप्रोच करोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो तुम लोगों को अलग से डिफरेंट टाइप का जो ग्राफ है उसको याद रखने की जरूरत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 12 जो ग्राफ मैंने तुम लोगों को दिखाया है उसका जनरल इक्वेशन कैसा होता है और वो ग्राफ का शेप कैसा होता है। तो जब भी तुम लोगों को किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा या कोई शेप पूछा जाएगा, तुम लोग सबसे पहले ये देखना अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस जो वेरिएबल्स है, इन दोनों वेरिएबल के बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन है भी या नहीं। तो अगर वो तुम्हें मिल गया है तो वो इस 12 जो जनरल इक्वेशन मैंने तुम लोगों को दिखाया है वो 12 जनरल इक्वेशन के किस इक्वेशन के साथ प्रॉपर्ली मैच होता है, तो उसका जो ग्राफ का शेप होगा इसका भी ग्राफ का शेप वैसा ही होगा। तो दैट शुड बी द प्रॉपर अप्रोच, और ऐसे अगर तुम लोग करोगे तो आई होप कि एक भी क्वेश्चन तुमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं छूटेगा। एम आई क्लियर बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।